अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सुल्तान अशर टॉकिंग चैप्टर्स के साथ हाजिर है। प्यारे व्यूवर्स, आज से मैं ट्रैवल डायरी ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूँ और इसमें सबसे पहले हम सैर करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से सबसे कम आबादी रखने वाले सूबा बलूचिस्तान की। जी, पाकिस्तान की जान बलूचिस्तान। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान में बहुत सी कौमें बस रही हैं, लेकिन इनमें जो मुमताज़ हैसियत रखती है कौम वो है बलोच कौम। जी, जो बलोच हैं ये असलन अरबीउल नस्ल हैं। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले देखना है कि लफ्ज़ बलोच का मतलब क्या है, ये लफ्ज़ कहाँ से आया है। इसके लिए मुख्तलिफ़ रवायात मिलती हैं। सबसे पहले अगर मैं बाबुल जाता हूँ और बाबुल की कदीम तहज़ीब को देखता हूँ तो वहाँ का जो सबसे बड़ा देवता था उसको बाल कहा जाता है। बाबुल में सबसे बड़े देवता को बाल कहा जाता है। इसी तरह संस्कृत में हमें बाल और उच नाम के दो अल्फाज मिलते हैं जिनसे लफ्ज़ बनता है बलोच। जी, बाल बल यानी ताकत, बलबूता, और उच कहते हैं बुलंदी को। तो बलोच से क्या मुराद है? आला ताकतवर। असल में ये लफ्ज़ बलोस था, इसको बलोस लिखा जाता था। जब अरबों ने इसको इस्तेमाल किया तो ये बलोच बन गया और ईरानियों के यहाँ आकर ये बलोच बन गया। तो जो आज पाकिस्तान में लफ्ज़ बलोच राइज है ये ईरानियों से लिया गया है। अगर आबादी का ज़िक्र करें तो बलूचिस्तान कोई करीब तरीन वक्त की आबादी नहीं है। कोई 400 साल पुरानी, कोई 500 साल पुरानी, कोई 1000 साल पुरानी तहज़ीब नहीं है, बल्कि महकमा आसार कदीमा के मुताबिक बलूचिस्तान 7000 से 10,000 साल कदीम तहज़ीब है। यहाँ तक कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका आगाज़ बलूचिस्तान की मेहरगढ़ तहज़ीब से होता है। जी, मेहरगढ़ तहज़ीब के निशानात मिले हैं जी यहाँ पे, जो कि 7000 साल पुराने हैं आसार कदीमा के मुताबिक। और अगर ज़मीनी खदोखाल की बात की जाए बलूचिस्तान की तो अल्लाह पाक ने बलूचिस्तान को वैरायटी से नवाजा है। बलूचिस्तान एक जैसा खित्ता अर्जी नहीं है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। सबसे बड़ा सूबा होने के साथ साथ यहाँ पे आपको पथरीले पहाड़ मिलेंगे, यहाँ पे आपको संगलाह चट्टानें मिलेंगी, यहाँ पे आपको मिट्टी के पहाड़ मिलेंगे, यहाँ पे आपको दलदलें मिलेंगी, यहाँ पे आपको दरिया मिलेंगे, यहाँ पे आपको समंदर मिलेगा, यहाँ पे आपको कायनात का कमोबेश हर रंग बलूचिस्तान में आपको मिलेगा। बलूचिस्तान का जो दारुल खलाफा है डेट इज़ कोयटा, और कोयटा को हम सिटी ऑफ गार्डन्स भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें सबसे पहले बलोच सकाफ़त की और बलोचों की, तो सकाफ़त की बात करें तो बलोच का सकाफ़त कदीम तरीन सकाफ़त है जी। और बलोच आज भी अपनी सकाफ़त को सीने से लगाते हैं। हर साल 2 मार्च को बलोच कल्चरल डे मनाया जाता है। अगर बलोच कौम की बात की जाए तो ये एक बहादुर, नडर, बेबाक और मेहमान नवाज कौम है। बलोच मर्दों की पोशाक का अगर ज़िक्र किया जाए तो उनके यहाँ जो मकबूल लिबास है, जो मकबूल पोशाक है वो है पगड़ी। जी, मखसूस पगड़ी बांधने का इनका अंदाज़ है और बाज़ औक़ात इनकी पगड़ी में 20 गज़ तक जो है वो कपड़ा इस्तेमाल होता है। उसके अलावा घेर वाली शलवार है, बड़ी शानदार, इनकी सकाफ़त का हिस्सा है। और मर्द हजरात घुटने से ऊपर कमीज़ पहनते हैं और पाँव में चवट, एक ख़ास किस्म की चप्पल है, एक ख़ास किस्म का जूता है जो कि बलोच हजरात अपने पैरों में पहनते हैं। जबकि बलोच ख़वातीन की बात करें तो इंतहाई नफीस, इंतहाई मेहनत से बनी हुई कमीज़ जो है वो इनके लिबास का हिस्सा होती है। इस कमीज़ पर शानदार कढ़ाई आपको नज़र आएगी, बेल बूटे नज़र आएंगे, शीशों
शीशे लगे हुए नज़र आएंगे, रेशम का काम होता है और इस ख़ास कमीज़ को फुशक कहते हैं। जी, बाज़ जगहों पे जो रवायती कमीज़ है फुशक, इसके मुतालिक कहा जाता है कि इसमें एक ऐसी ख़ास जेब होती है जिसमें कम व बेश 10 किलो आटा या चावल उस जेब में पूरा आ सकता है। तो ये हमारी बलोच ख़वातीन का लिबास है जी, फुशक, जो कि रवायती ख़वातीन पहनती हैं। उसके बाद सकाफ़त का एक बड़ा ही खूबसूरत रंग होता है मौसीकी और रक्स। अगर बलोचों की सकाफ़त की बात की जाए तो डेट इज़ एनरिच्ड विद म्यूज़िक एंड डांस। बलोच मौसीकी से मोहब्बत करते हैं, इनके यहाँ मखसूस रक्स पाया जाता है। तो बलोचों के यहाँ रवायती रक्स मुख्तलिफ़ किस्म के पाए जाते हैं, लेकिन इनमें जो लोक रक्स चाप है, दो चापी और सह चापी, ये मखसूस डांस है जो कि बलोच मर्दों और औरतों में बराबर मकबूलियत रखता है। ये मखसूस किस्म का डांस है जिसमें दायरे की सूरत में मर्द और औरतें डांस करते हैं, रक्स करते हैं और इसमें मखसूस जिस्मानी हरकत के साथ साथ ताली बजाई जाती है। तो बलोचों के यहाँ और भी मुख्तलिफ़ किस्म के रक्स पाए जाते हैं, लेकिन जो उनके यहाँ मकबूल रक्स है वो दो चापी या सह चापी रक्स है। एक और वहाँ की एक ख़ास बात, एक और जो फैक्ट है इनके रक्स का, नॉर्मली बलोचों के यहाँ आपको इंडिविजुअल डांस नज़र नहीं आता। जी, बलोच जब भी डांस करते हैं ग्रोह की सूरत में डांस करते हैं। और दूसरी बात, जैसे कि बताया गया कि बलोच एक गैरतमंद कौम है। बलोचों के यहाँ नॉर्मली जो रवायती ख़ानदान हैं, जो रवायती ख़वातीन हैं, वो मर्दों के सामने रक्स नहीं करती, लेकिन खुशी मनाने का हक़ तो सबको है। तो अगर बलोच ख़वातीन ने रक्स करना हो तो वहाँ मर्द नहीं होता, लेकिन ढोल बजाने के लिए, साज़ बजाने के लिए अगर मर्द की ज़रूरत पड़े तो उस मर्द की आंखों पे पट्टी बांध कर उसे उन औरतों के करीब लाया जाता है और वो मौसीकी बजाता है और साथ वो औरतें जो हैं अपनी खुशी का इजहार करती हैं। साथ ही साथ अगर मौसीकी की बात करें तो बलोच बड़ी ज़रखेज़ मौसीकी रखते हैं जिनके अपने आलात मौसीकी हैं और ये खुशी और गमी के मौक़ों पे जो है मौसीकी का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। मौसीकी के आलातों की बात करें तो इसमें तंबूरा है, नाल है, सोरूज़ है, ये वो आलात मौसीकी हैं जो हमारे बलोच भाइयों के यहाँ मकबूल हैं। अब आप ट्रैवल डायरी को डिस्कस करें या ख़ुद ट्रैवल करें कहीं किसी इलाके में और उस इलाके के पकवान, उस इलाके के खाबे, उस इलाके का जो खुराक है उसका ज़िक्र ना हो या वहाँ जाके आप वहाँ की मखसूस खुराक से महरूम रह जाएं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जी, बलोच खुश खुराक हैं, बलोच मेहमान नवाज हैं। तो यहाँ के लोगों की जो मरगूब ग़ज़ाएँ हैं उसमें कॉक, ये ख़ास किस्म की रोटी है, दम पुख्त है, खुदीत है जिसे सुदीर भी कहते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा थी, और उसके अलावा सज्जी, तो हर कोई जानता है कि बलोचों के यहाँ मकबूल है सज्जी। जी, सबसे पहले अगर मैं करनू या कॉक की बात करूं तो ये मखसूस किस्म की रोटी है। आपको हैरत होगी कि इस रोटी के लिए ना आपको चूल्हा चाहिए, ना आपको तवा या पैन चाहिए, ना आपको तंदूर चाहिए, लेकिन ये रोटी तैयार हो जाएगी। इस रोटी को हम पत्थर की रोटी कहते हैं। जी, मखसूस किस्म के पत्थर होते हैं, उनको साफ़ किया जाता है, उनके ऊपर गूंदा हुआ जो आटा है जिसमें दूध और मखसूस मिक़दार में नमक डाला जाता है, उस पत्थर के गिर्द लपेटा जाता है। पहले पत्थर को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं और फिर जब वो एक बॉल सी बन जाती है पत्थर के गिर्द आटे की, तो उस पत्थर को फिर आग के करीब, शोलों के करीब, कोयले के करीब रख के पकाया जाता है। तो ये वहाँ की मखसूस रोटी है जी, जिसे कॉक कहते हैं। उसके अलावा सज्जी तो हर कोई जानता है कि बलोच सालम दुम्बा या सालम बकरा, नॉर्मली उसी की सब्जी तैयार करते हैं जी। बकरे को ज़िबा किया जाता है, दुम्बे को ज़िबा किया जाता है और उसके फिर जिस्म पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मसाला जात लगाए जाते हैं और फिर जिस्म पे थोड़ी सी चर्बी लगा के उसे आग के करीब, शोलों के करीब रख दिया जाता है और उन शोलों के पास जो है वो गोश्त आहिस्ता आहिस्ता पकता है और बड़ी लजीज जो है सब्जी उनके यहाँ बनती है। इसके अलावा सब्जी जो है वो ज़ेर ज़मीन सुराख करके उसमें भी क्या कहते हैं
کوئلے وغیرہ رکھ کے تو سجی تیار کرتے ہیں. یعنی کہ بلوچ بڑے ہی شاندار ضیافت کا انتظام کرتے ہیں جی. بڑے خوش خوراک ہیں اور بہت زیادہ مہمان نواز ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ بلوچستان میں جاتے ہیں تو آپ کو سی فوڈز بھی وہاں پہ کھانے کو ملتے ہیں, آپ کو مختلف قسم کا باربیکیو ملتا ہے. تو بلوچوں کے ہاں ویرائٹی آف کوزین ہے, ان کا کوزین بہت ہی ریچ ہے, بہت زیادہ ریچ ہے جی ان کا کوزین. جتنی بات کی جائے ان کے کوزین کی وہ کم ہوگی. اب قدرت کے نظاروں کی اگر بات کریں, اگر فلورا اور فانا کی بات کریں, اگر جانوروں اور پودوں کی بات کریں, جنگلات کی بات کریں, تو اگر جنگل, درخت, پھل اور باغات کی بات کریں تو ہنگول نیشنل پارک پاکستان کا دوسرا بڑا پارک ہے جی. یہ دریائے ہنگول کے کنارے کنارے موجود ہے اور یہی دریائے ہنگول بعد میں سمندر میں جا کے گر جاتا ہے. اس پارک میں آپ کو آئی بیکس ملے گا, اس میں مڈ سکیپر ملے گی. مڈ سکیپر خاص قسم کی مچھلی ہے جی, اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو مچھلی ہے یہ پانی میں بھی زندہ رہتی ہے اور خشکی پہ بھی, لیکن اتنی خشکی نہیں, گیلی جگہ پہ یہ زندہ رہ لیتی ہے. ایون یہ پتھروں پہ کرال کر جاتی ہے, چھوٹی شاخوں پہ چڑھ جاتی ہے, درختوں کے تنوں پہ چڑھ جاتی ہے مڈ سکیپر, جو کہ پاکستان میں پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں اسی پارک میں 60-70 کی تعداد میں مارش کروکوڈائل پائے جاتے ہیں جی, اور یہاں پہ آپ کو انڈس ڈولفن ملے گی, گرین ٹرٹلز ملیں گے, اور کئی اقسام کے مہاجر پرندے ہر سال سائبیریا اور رشیا سے سردیاں گزارنے یہیں پر اترتے ہیں. تو جنگلات دوسری طرف دیکھیں تو اللہ پاک نے بڑا حسن عطا کیا ہے بلوچستان کو جنگلات کے حوالے سے بھی. اگر آپ زیارت والی سائڈ پہ چلے جائیں اور آپ دیکھیں خوبصورت جنگلات, اور کوئی قریب وقت میں لگے ہوئے وہ جنگلات نہیں ہیں. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 5 سے 7 ہزار سال پرانے صنوبر کے درخت جی پاکستان کے صوبے بلوچستان میں پائے جاتے ہیں. یہاں تک کہ وہاں پر ایک ایسا درخت ہے جس کی اگر آپ تنے دیکھیں تو اس میں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ لکھا ہوا ہے, اور وہ درخت آثار قدیمہ کے مطابق 5000 سال پرانا درخت ہے جی. تو پھلوں کی بات کریں تو اللہ پاک نے بلوچستان کو خوبصورت پھلوں سے, لذیذ میٹھے مزیدار پھلوں اور ڈرائی فروٹ سے بھی نوازا ہے جی. یہاں پہ آپ کو سیب کے باغات بہت زیادہ ملیں گے, مختلف اقسام کے سیب یہاں پر اگتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو انگور کے باغات ملیں گے, مختلف اقسام کے سندر خانی, گولا انگور, میوہ جاتی انگور, مختلف قسم کے انگور آپ کو یہاں پہ ملیں گے. اس کے علاوہ بادام کے درخت بہت زیادہ یہاں پر پائے جاتے ہیں. نیشنل ہائی وے 10 اور آئی تھنک 20 بننے کے بعد بڑی آسانی ہوئی بلوچوں کے لیے اپنی ان پروڈکٹس کو منڈیوں تک لے جانے کے لیے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں بلوچستان کے بل کھاتے ہوئے راستوں کی تو وہ آنکھوں کے لیے ایک فیسٹ ہے, فیسٹ فار دا آئیز. اگر آپ بائی روڈ یا بائی ٹرین ٹریول کر رہے ہیں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ کہ آپ بائی ایئر ٹریول کر رہے ہیں, اگر آپ بائی روڈ یا بائی ٹرین ٹریول کر رہے ہیں تو آپ ایک جادو, ایک سحر کا شکار ہو جاتے ہیں. کیا بل کھاتے ہوئے راستے ہیں, پہاڑوں کو کاٹ کے راستے بنائے گئے ہیں, رین ٹریکس بنائے گئے ہیں, لمبی لمبی سرنگیں اور انتہائی گرم علاقے, اور پھر وہی ٹرین جو ہے انتہائی ٹھنڈے علاقے, برف سے ڈھکے ہوئے علاقوں سے بھی وہ گزرتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے. تو اس قدر خوبصورت ہے. if you want to travel to بلوچستان آپ کو پریپیئر ہونا چاہیے, آپ کو جلدی کرنی چاہیے. انتہائی خوبصورت خطہ ارض. اور اگر مزید بات کریں اسی بلوچستان کی تو اس بلوچستان میں آپ کو پرنسز آف ہوپ کا اسٹیچو بھی ملتا ہے. آپ کہیں گے کہ یہ اسٹیچو کس فنکار نے بنایا, تو یہ کسی فنکار نے اسٹیچو نہیں بنایا, یہ وقت نے, یہ قدرت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا جی. پرنسز آف ہوپ کوئی اس کو بنانے والا نہیں, یہ ایک اسٹیچو ہے جو کہ عورت سے مشابہت رکھتا ہے. اور اس اسٹیچو کی اگر بات کی جائے تو ہواؤں نے, بارشوں نے اور سیلابوں نے اس خاص جگہ پہ زمین کو کچھ یوں تراشا کہ وہ ایک اسٹیچو کی طرح
آپ کو دور سے نظر آتے ہیں اور قریب جائیں تو وہ آپ کو اسٹیچو ہی نظر آئے گا. تو یہ ایک خاص فیکٹ تھا بلوچستان کا. بلوچستان میں آپ کو دلدلی زمینیں ملتی ہیں, سنگلا پہاڑ ملتے ہیں خوبصورت. تو یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف, آپ کو تیاری کرنی ہوگی. باقی اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جلد اگلی ٹریول ڈائری کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس حاضر ہوں گے. یہ تھا بلوچستان, شدید گرم شدید ٹھنڈا لیکن نعمتوں سے بھرپور, اور بلوچستان باہیں کھول کر آپ کو ویلکم کرنے کے لیے موجود ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.